चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है, पीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हॉस्टल वार्डन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उसी से रिलेटेड जो हॉस्टल वार्डन का लास्ट ईयर पेपर हुआ था, मतलब जो इसके पहले हुआ था 2016 पे, उसके मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। पर्टिकुलरली मैथ सेक्शन के क्वेश्चन आए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन थे, उनका सॉल्यूशन लेके आए हैं हम लोग आज। तो वीडियो को पूरा देखिएगा किस स्तर का पूछा गया है पिछले हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में। उससे एक अंदाज लग जाएगा कि इस बार किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, द प्रॉब्लम ऑन एजेस से रिलेटेड है, या फिर आप बोल सकते हो ये औसत से भी रिलेटेड है। आपको दिया है ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। सी और ए को अगर बदला जाता है, मतलब सी को यदि ए की जगह पे लाया जाता है तो औसत आयु 19 हो जाती है, और सी को यदि बी से बदल दिया जाता है तो औसत आयु 21 हो जाती है। तो ए बी सी की आयु ज्ञात करना है। जनरली आपको क्वेश्चन में किस प्रकार से दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो पहले स्टेटमेंट में बोल रहा है ए बी की औसत आयु, तो a प्लस बी बाई टू आपको दिया हुआ है कितना, 20 वर्ष। मैं डायरेक्ट एक काम करता हूं, लिख देता हूं ऐसा, a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 40। फिर क्या बोलता है, यदि c को a से बदला जाता है, मतलब c प्लस बी बाई टू आपको दिया है औसत आयु कितनी, 19, या फिर हम लोग बोल सकते हैं तो c प्लस बी आपको कितना हो जाएगा, 38। वैसे ही आपको क्या बोलता है, यदि c को b से बदला जाता है, मतलब आपको दिया है a प्लस सी की वैल्यू, a प्लस सी बाई टू आपका दिया 21, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, a प्लस सी आपको कितना मिल जाएगा, 42। ये तीन समीकरण हो गए हैं हमारे पास, एक, दो और तीन। आपको बोल रहा है ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तीनों को यदि मैं जोड़ूंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, दो, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ने पे आ जाएगा 8 2 10 और 4 4 8 4 12। ओके, चलिए, तो a प्लस बी प्लस सी आपको कितना मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी आपको मिलेगा 60। ओके, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 दे सकते हैं। कंपेयर करिए, a प्लस बी प्लस सी 60 है और a प्लस बी बराबर 40 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू हम लोग को मिलेगी 20। मैंने क्या किया है, इसमें से ये वाला इक्वेशन घटा दिया, a प्लस बी को घटाओगे 60 में से 40 जाएगा तो 20 मिलेगा c की वैल्यू। ऐसी सी प्लस बी 38 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 38। अब 60 में से 38 घटाएंगे, आई थिंक 22 के आसपास आना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर ए प्लस सी दिया है तो बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 60 माइनस 42, मतलब कितना हो जाएगा ये 18। तो ए की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू 20। देखिएगा 22 20 18 कहीं पे आंसर है क्या, वही अपना आंसर होगा, 22 18 और 20, 22 18 20, ये आपका ऑप्शन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, एक त्रिभुज दिया है जिसके अंदर आपको 1 डिग्री दिख रहा है 54, इसके बाद 43, इसके बाद 38 और x की वैल्यू पूछ रहा है। जनरली इसको आप लोग दो तरीके से बना सकते हैं। शेप आपका है चतुर्भुज का। ओके, एक तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका कर सकते हैं p और c को आप मिला दीजिए। p और c को आप मिलाने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे एक ये त्रिभुज बन जाएगा। तो अगर मैं त्रिभुज एबीसी की बात करूंगा तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 अंश होता है। वहां से आप निकाल सकते हैं, या फिर देखिए इस डायग्राम को, केवल ये वाले को, ओके, ए बी सी डी को, ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के अगर आप चारों आंतरिक कोण जोड़ते हो, मतलब 54 डिग्री 43 डिग्री 38 डिग्री, तो ये चारों कोण आपको कितना मिलते हैं, 360 डिग्री के आसपास, है ना। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री से आपका। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 54 है, इसके बाद 43 है और 38 है, प्लस एंगल डी हम लोगों को नहीं पता है, एंगल डी बराबर कितना आएगा, 360। तो यहाँ से अगर आप एंगल डी की वैल्यू लोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका, 360 माइनस इन तीनों को जोड़ने पर 135। ओके, ये कुछ आपको मिलेगी क्या, ये आपको वैल्यू मिलेगी इस एंगल की। ओके, अब ये एंगल को देखिए और ये एंगल को देखिए, दोनों एंगल जोड़ने पे आपका कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रही है, या 360 डिग्री आएगा ये दोनों को जोड़ने पर भी। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट एंगल एक्स की बात करोगे ना, तो एंगल एक्स आपका कितना हो जाएगा, 130। ये ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ नहीं करना था, ये वाली प्रॉपर्टी आप याद रख लो। अगर आपको कभी भी ऐसा दिख रहा है, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ, और ये वाला एंगल पता नहीं, वो पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये तीनों का जोड़ ही होता है। जोड़ने पे कितना आएगा, 135 आएगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दिया है एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर से आपका काटा हुआ है वृत्त, दोनों तरफ से अर्धवृत्त काटा है, और बोलता है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, मैंने स्पेस बचाने के लिए क्वेश्चन पूरे नहीं लिखे, बट इस तरीके से आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा। ये शेडेड एरिया का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए आकृति कैसी है, आकृति को अगर आप बनाएंगे ना, कुछ इस प्रकार की आपको आकृति दिखने वाली है। ओके, जिसके अंतर्गत
एक आयत है, लंबाई उसकी है 35, चौड़ाई आप बोल सकते हो उसकी है 28 है। वहीं पर अगर आप इसको देखोगे तो अर्धवृत्त अर्धवृत्त है, तो इनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। छायांकित भाग का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल की वैल्यू? आयत का क्षेत्रफल माइनस आपका क्या कह सकते हैं हम लोग, माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का, ये आपको मिलेगा। तो 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, आयत का क्षेत्रफल मतलब 35 इंटू 28, 35 इंटू 28, और दो अर्धवृत्त या फिर एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर। 35 इंटू 28 कर लीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, चलो रफ में कर लेते हैं, 8 पन्ना 40 और 8 तिया 24 4 28। वैसे यहाँ पे करेंगे 2 पंचे 10, 2 तिया 6 1 7, कितना हो जाएगा 0 8 7 दोनों 980 के आसपास आएगा। वहीं पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा? 22/7 इंटू 14 इंटू 14, या फिर आप बोल सकते हो काट दीजिए, 22 दूनी 44 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा? 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 5 616। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी 980 माइनस 616। देखो कभी भी एग्जाम में आप घटाने या जोड़ने का काम ऊपर नीचे करना, कभी भी ऐसे नहीं करना यार साइड बाय साइड कर रहे हो और अपना कैलकुलेशन बिगाड़ दो। ऊपर नीचे बचपन से करते हैं, यही सही रहता है। 10 में से जाएगा 6 बचेगा 4, 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6, और 9 में से 6 बचेगा 3। 364 आपका जो भी वैल्यू रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? इस शेडेड एरिया का क्षेत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर से है। ए और बी की आय का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2 है, वहीं पर व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए बचाते तो ए की आय कितनी है? तो अगर आय का अनुपात की बात करते हैं तो मान लेते हैं आय ए की कितनी है, तो ए की आय हम लोग मान लेते हैं 3x है, वहीं पर बी की आय कितनी है? 2x है। वहीं पे यदि व्यय की बात करेंगे तो अनुपात दिया है 5 और 3, तो आप व्यय में मान लीजिए 5y है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y। कभी भी बचत क्या होती है आपकी? बचत हमेशा आपको मिलेगी आय माइनस व्यय करके। ओके, तो अगर मैं ए की बचत करूं तो क्या बनेगा सीक्वेंस? 3x माइनस 5y बराबर आपका कितना रुपए बचा रहा है? 200। वैसे ही 2x माइनस 3y भी आपका कितना होगा? 200 होगा। अब ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। आपको बोल क्या रहा है कि ए की आय बताना है, चाहे ए की आय बोले चाहे बी की आय बोले, आपको आय बताना है, मतलब एक्स वाला टर्म आपको बताना है, वाई वाले से कोई मतलब नहीं है, तो दोनों में आपको वाई घटाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं क्योंकि इसमें वाई में 3 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 से गुणा। ओके, क्या मिलेगा कर लेते हैं, 3 का 9x माइनस 15y बराबर 600, और इधर आपको मिलेगा कुछ 5 दूनी 10x माइनस 15y बराबर आपका कितना हो जाएगा? 200 पंचे 1000। ओके, एक बार कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं, 3 और 5 का गुणा है, ठीक है, यहाँ तक कोई है। अगर आप यहाँ से घटाते हैं तो 10x में से 1 गया, कितना बचेगा आपका? माइनस का x। ओके, माइनस में आप x डालेंगे, माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 400, या फिर x की वैल्यू आप बोल सकते हैं 400 है। तो a की आय कितनी है? a की आय 3x है, मतलब 3 इंटू 400 कितनी हो जाएगी a की आय? 1200, और अगर b की आय बोलता तो 800। अभी आपको बोला क्या है? a की आय बोला है, करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? 1200। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? एक ट्रेन के बारे में बोल रहा है, ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन टाइप का दिख रहा है बट टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक ट्रेन है जो बिना रुके यात्रा करती है, 8 घंटे में यात्रा पूरी करती है। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती तो वह जो है 6 घंटे 40 मिनट में पूरी यात्रा पूरी कर लेती। ट्रेन की वास्तविक गति क्या थी? देखो आपको बताया नहीं है कि ट्रेन कहां से कहां घूम रही है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं मान लेता हूं ट्रेन जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेन जाती है, और इन दोनों के बीच दूरी कितनी है? x किलोमीटर है, या मान लेते हैं, चलिए x किलोमीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, ट्रेन बिना रुके आपकी यात्रा पूरी करती है। शुरुआत में हम लोग मान लेते हैं ट्रेन की चाल कितनी थी, तो ट्रेन की चाल हम लोग मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो यहां तक पहुंचने में लगाई 8 घंटे। अब क्या बोलता है, यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चलती, मतलब यदि उसकी चाल होती a प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको समय कितना लग रहा था भैया? आपका 6 घंटा 40 मिनट कम लग रहा था। ओके सॉरी, 6 घंटा 40 मिनट में वो यात्रा पूरी कर रही है। तो 6 घंटा 40 मिनट को अगर आप समय को बदलोगे तो कैसे लिख सकते हैं? 6 सही 40/60, या फिर लिख सकते हैं 6 सही 2/3 घंटा,
या फिर आप इसको लिख सकते हो 3 छंग 18, 18 दो 20, 20/3 घंटे। ओके, तो यहीं पे आपको लिखना है क्या, यदि वो a+5 से जाती तो कितने घंटे में पहुंचती, 20/3 घंटे में पहुंचती। अब ध्यान से देखिएगा, चाहे वो इस स्पीड से जाए यहां तक, चाहे इस स्पीड से जाए यहां तक, दूरी बराबर है और दूरी का फॉर्मूला ही हम लोगों को निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे इस स्पीड से जाओ दूरी सेम रहेगी, इस स्पीड से जाओ दूरी सेम रहेगी। दूरी बराबर क्या होता है अपना, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाहे आप बोलो कि a इंटू 8 में उसने जितना समय लिया वो बराबर किसके होगा, a+5 इंटू 20/3 के। या फिर आप बोल सकते हो 8a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20/3a प्लस आपका कितना हो जाएगा, 20×100/3। यहां से आपको क्या करना रहेगा, केवल कैलकुलेशन करना है और आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 माइनस 20/3a बराबर आपका 100/3, और यहां से यदि हम लोग करेंगे तो 8 या 24, 4/3a बराबर आपका आएगा 100/3। 3 से 3 कट जाएगा, a की वैल्यू आएगी आपकी 100/4, मतलब कितना आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटे के ख्याल से वो आपकी ट्रेन चल रही है। ओके, याद रखिएगा 25 से चलती तो 8 घंटे में पहुंचती, 30 से चलती तो आपका 20/3 घंटे में पहुंचती। अब दूरी यदि पूछ दिया कितनी है, कुछ नहीं करना है, 25 से चलने पर 8 घंटे में कितना दूरी जाएगी, तो 25 कितना हो जाता है, 200। तो डिस्टेंस आपका है 200 किलोमीटर। तो यदि डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आया आप आसानी से बना लीजिएगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है दिया गया एक त्रिभुज है, मतलब एक दिया गया वृत्त है जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल आपको बता रहा है 9 पाई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ओके, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। एरिया आपका इसका बताया है, एरिया क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 9 पाई। अब यहां से यदि मैं r की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी जी, आपका पाई से पाई कट जाएगा, r² बराबर 9, या फिर हम लोग बोल सकते हैं r बराबर कितना होगा, 3। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक ये कितना है, 3 है। ऐसे ही यहां से यहां तक कितना होगा, 3 होगा। अब चूंकि ये वर्ग है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3 + 3 6, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 3 + 3 6। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब कि 6 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 36। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 36 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन ही कठिन रहते हैं, बाकी कुछ ज्यादा कठिन नहीं रहते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करेगा। आयताकार कागज के टुकड़े हैं जिसकी माप आपको दी है 22 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, लंबी भुजा की तरफ से उसको मोड़ा जाता है और इस तरह बने बेलन का अधिकतम आयतन कितना होगा ये बताना है। कैपेसिटी ऑफ आपको बताना है सिलेंडर। अब है क्या केस, ध्यान से समझिएगा, ये एरिया और वॉल्यूम का मिक्स्ड क्वेश्चन है। एक आयत ले लेते हैं हम लोग जिसकी लंबाई कितनी है, 22 है, और चौड़ाई कितनी है, 15 है। अब आप इमेजिन करिए इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ के सिलेंडर बनाया गया है। ओके, सिलेंडर कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी हो रही है। ओके, चलिए, इसको कुछ सिलेंडर इस तरीके से बनाया जाता है कि इसकी जो आपकी चौड़ाई थी या लंबाई थी जो 15 है, वो सिलेंडर की ऊंचाई बन जाती है, और ये पूरी परिधि कितनी बन जाती है, 22 बन जाती है। आपको बोल रहा है इसका आयतन आपको बताना है कितना होगा। तो जब भी बेलन के आयतन की बात आती है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर पाई r² h, और हम लोगों को केस करना है केवल r के लिए। ध्यान रखिएगा ये परिधि है। ओके, तो परिधि की वैल्यू आपको कितनी आ रही है, परिधि की वैल्यू आई है 22, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई r, इसकी वैल्यू है 22। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू r, 22 से 22 कट जाएगा, r की वैल्यू कितनी आएगी, 7/2। ओके, अब ध्यान से देखिए, मुझको r मिल गया है, h कितना होगा, 15 होगा, तो आयतन कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, 15। अब देखिएगा ध्यान से, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू क्या हो जाएगा, 15। 7 से 7 कट जाएगा आपका, यहां से आप काटोगे 11 कट जाएगा, कितना मिलेगा, तो 15 सत्ते 105 इंटू 11/2। यहाँ पे अगर आप करोगे तो कर लेना, 11 × 25 11 × 1 = 11/2, जो भी वैल्यू है इसी के आसपास होगी। अब /2 दिख रहा है, 577 1/2, ये आपका क्या होगा, इस बेलन का आयतन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है नंबर सिस्टम के इस क्वेश्चन पे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो कहता है ये कि एक जार है जिसमें लाल रंग के साथ सफेद रंग और नीले रंग के रैपर की टॉपियां हैं। ओके, मतलब लाल रंग, सफेद रंग और नीले रंग की टॉपी है। लाल रैपर की संख्या सफेद संख्या का 4/5 और सफेद की संख्या जो है नीले का 3/4 है। यदि टोटल आपके पास 470 रैपर है तो नीले कलर के कितने हैं? ओके, मान लेते हैं नीले कलर के हमारे पास रैपर की संख्या जो है वो है बी। ब्लू वाले की कितनी है? बी है। अब देखो क्या बोलता है, सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर का 3/4 है। यदि मैं व्हाइट को बोलूं कितना है, तो व्हाइट कितना है जी? बी का 3/4 है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं व्हाइट कितना है? 3/4 भी। ऐसे ही क्या बोलता है कि लाल वाला जो है वो सफेद रैपर का 4/5 है। जो रेड है वो क्या है आपका? 4/5 है। किसका 4/5 है? ये व्हाइट का। और व्हाइट अपने आप में कितना है? 3/4 भी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/5 इंटू 3/4 भी। या फिर इसको अगर हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5 भी। ध्यान से देखिएगा, ब्लू वाले की संख्या कितनी? बी। आपका व्हाइट वाले की संख्या कितनी? 3/4 भी। और रेड वाले की संख्या कितनी? 3/5 भी। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, अदरवाइज हम लोगों का मे भी गड़बड़ हो जाए। ओके, तो 4/5 तक था, यहाँ पे 3/4 था। ठीक है, 3/4 के बाद हम लोगों ने 4/5 रखा, 3/5 है। अब क्या बोलता है? टोटल कितने हैं? 470 रैपर है। टोटल यदि मैं बोलूं, टोटल कितना आ रहा है अपने पास? 470। ये कैसे आएगा? ये तीनों का जोड़ क्या आएगा? मतलब बी प्लस 3/4 बी प्लस 5 भी। ये कितनी वैल्यू दे रहा है आपको? 470। आप कॉमन क्या निकालेंगे? बी निकाल दीजिए कॉमन। 1 प्लस 3/4 प्लस 3/5 बचे। ओके, चलिए 470 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? बी। यहाँ पे अगर आप करोगे 5 चौ को 20 हो जाएगा। 20 प्लस 12 हो जाएगा। 5 दिया 15 और 4 दिया। ओके, चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्व, काम अपना कवर अप है। इसके बाद 470 बराबर टी, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 12 27 और 27 और 20 40, 40/20। चलिए डी की वैल्यू कितनी आएगी? तो 470 इंटू 20/43 काटेंगे तो बी की वैल्यू आपको कितनी? 200। तो ब्लू कलर की चॉकलेट कितनी है? वहां पर रैपर कितने हैं? 200 आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 16 दिया है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपको बोल रहा है क्रमागत संख्या, ये ध्यान रखिएगा। क्रमागत लिखा है, चाहे सम संख्या बोले, विषम संख्या बोले, 10 का गुणज बोले, 15 का गुणज बोले, कुछ भी बोले, अगर क्रमागत संख्या लिखा है आपको शुरू में पढ़ना है क्या दिया है। जैसे यहाँ पर 5 दिया है, सम संख्या है कि विषम संख्या वो डिपेंड करेगा। जैसे 5 हमारा क्या होता है? सम संख्या होता है। तो जब भी यहाँ पर अगर मैं इसको बोलता हूँ एन, एन अगर आपका ऑड है तो एवरेज हमेशा आपका बीच वाली संख्या। ओके, एन अगर आपका ऑड है तो एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या रहेगी। तो 16 होगा मेरा औसत या बीच वाली संख्या। ओके, अब क्रमागत संख्या बोला है तो 16 के बाद क्या आता है? 17, 17 के बाद क्या आता है? 18। और इधर आप जाओगे, एक कम करोगे 15 और एक कम करोगे 14। तो सबसे छोटी संख्या है 14, सबसे बड़ी संख्या आपका 18। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। ओके, इसके लिए आपको कोई भी कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसको 1018 में जोड़ने से वो है आपका पूर्ण वर्ग बन जाए? देखो इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। बेसिक ये है, कैलकुलेशन पे आपका काम बन जाएगा तो ठीक है। अदरवाइज आप देखिए पास में कौन सी पूर्ण वर्ग हो सकता है, एक ये कर सकते हैं, हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करना है, तो वर्ग निकालने का जो मेथड होता है, वर्गमूल निकालने का, वो आपको यूज करना होता है। 1018 कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसका वर्ग करने पर 10 के आसपास आए। तो जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का 9। आपका बचेगा क्या? 1 बचेगा। अब इस 3 को एक बार आपको इसमें जोड़ना है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6। अब यहां से 18 उठेगा। ऐसी संख्या सोचिए जिसको आप इसमें गुणा करो, यहाँ पे कोई भी संख्या है उसमें गुणा करो तो आप 118 के पास पहुंचो। ज्यादा भी होगा चलेगा, कम भी होगा चलेगा। हम लोग क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। तो 62 इंटू 2, अगर आप 62 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 124। कितना बच रहा है? 6 कम बच रहा है। ओके, यदि ये 6 होता तो मेरी संख्या क्या होती? पूर्ण वर्ग होती। यही 6 की कमी हो रही है।
तो यहाँ पे यदि आपका माइनस आ रहा है तो मतलब आप संख्या को जोड़ोगे तो पूर्ण वर्ग आएगा, अगर प्लस आएगा तो संख्या को घटाओगे तो पूर्ण वर्ग आएगा। अभी माइनस आ रहा है मतलब संख्या को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, मतलब आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। अगर आप 1018 में आप 6 जोड़ते हो तो क्या बनता है 1024, जो कि स्क्वायर होता है किसका, आपका स्क्वायर रूट होता है 32 का, 32 का। ओके, तो ये आपको करना रहेगा। ये वाला मेथड हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आता है छोड़ देते हैं, बट ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप याद रखिए, पास की संख्या निकाल लोगे तो भी बन जाएगा, आपको लॉजिकली जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या है x जो दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। तो मैं मान लेता हूं मेरी संख्या y कितनी है, 100 है। परसेंट में नॉर्मल लॉजिक यही लगाना है, x कितना हो जाएगा 25% अधिक मतलब 125। क्या बोलता है y x से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई बटे x इंटू 100, ये रख देंगे हम लोग, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 125 माइनस 100 बटे 125 इंटू 100। ओके, या फिर आप बोल दीजिए 25 बटे 125 इंटू 100, यहां से आप निकालोगे तो 20%। 20% आपको क्या दिखेगा, आपका y x से कम है। ये आप जोड़ी भी याद रखिएगा, ये आपका कई बार ना परसेंटेज वाले में आता है कि एक संख्या किसी से इतना प्रतिशत अधिक है तो कितना प्रतिशत कम होगी। तो जैसे मान के चलिए अगर कोई संख्या किसी से 25% अधिक है तो हमेशा याद रखना वो 20% क्या होगी, कम होगी दूसरी संख्या। ये जोड़ा पूछा जाता है कई बार, और ये नंबर बार बार जो है ना हर एक एग्जाम में घूमते हैं, रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास आता है एरिया वॉल्यूम का है। समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण का अनुपात आपको दिया है 4:5। त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है 48 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ओके, जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका क्या होगा, हमेशा 90 अंश का होगा। मान लेते हैं ये वाला कोण 90 अंश का है। अब बोल रहा है आधार और कर्ण का अनुपात, तो ये होता है हमारा बेस या आधार। ओके, और ये होता है हमारा कर्ण। ओके, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 4x है, ये कितना होगा 5x। इसको हम लोगों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है तो पता होगा ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, ये भी ट्रिक में ही आता है पाइथागोरस में। इसका वर्ग करके इसके वर्ग से घटाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे आ जाएगा, तो 4, 5 और 3 का ही बनता है। तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ओके, ये बेसिक से एकदम लॉजिक है। 4, 5, 3 पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया है, थोड़ा शॉर्ट पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, परिमाप दिया है 48। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 4 + 5 कर देते, चलिए 4x + 5x + 3x बराबर आपको कितना दिया है 48। या फिर बोल सकते हैं 4, 5, 9, 3 12x की वैल्यू आपको दिया है 48, तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी, 4 आएगी। मतलब आपका आधार कितना हो जाएगा, तो 4 चौको 16 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब क्या बोलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एरिया क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 है हमारे पास, आधार की वैल्यू है हम लोगों के पास 16 और ऊंचाई की वैल्यू है 12। अगर यहां से करेंगे काट दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 छिक्का 12 और 16 का छिक्का 96। करेक्ट आंसर क्या आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। एक मिट्टी के तेल में जो टिन का 3/5 भाग है वो भरा जाता है। ओके, यदि इसमें से 6 बोतलें निकाल ली जाती है, फिर से 3 बोतलें डाल दी जाती है, तो टिन जो है आधा भाग भर जाता है। बताइए टिन की क्षमता बोतलों में कितनी होगी। ओके, ध्यान से समझिएगा। एक हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बोतल बना देते हैं जिससे समझने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, चलो ये मान लीजिए हमारी एक टिन की बोतल है, शुरुआत में इसका 3/5 भाग भरा है। अब अगर आप 3/5 को लिखोगे ना तो वो 0.6 के आसपास आएगा। ओके, चलिए तो 3/5 भाग हम लोग मान लेते हैं पहले कंडीशन पे भरा हुआ। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसमें से 6 बोतलें पानी निकाला जाता है और 3 बोतलें डाला जाता है। तो मैं मान लेता हूं एक बोतल की वैल्यू कितनी है, अपने पास मान लेते हैं x है। तो अब क्या हो रहा है, 6x माइनस हो रहा है और 3x आपका प्लस हो रहा है। 6 बोतलें निकाली जा रही है और 3 बोतलें डाली जा रही है। इससे क्या होता है, टिन का आधा भाग भरा हुआ बचता है। ओके, पहले 3/5 भाग भरा था, अब केवल आधा भाग भरा है, मतलब 0.5। ऐसी घटना करने पर कितना भाग भरा है आपका, 0.5 भाग भरा हुआ है। ओके,
जो पहले आपका भरा था उतना ही भरा है। इसमें अंतर कितने का आया? अगर मैं बोलता हूं -6x + 3x तो अंतर कितने का आ रहा है अपना? तो 0.6 - 0.5 या फिर हम लोग बोल सकते हैं 0.1 का अंतर आया है माइनस में। तो -3x की वैल्यू यदि -0.1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 1/10 लिख देते हैं इसको। ओके, 1/10 इंटू 3, तो x की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी? 1/30। ये क्या है? x की वैल्यू 1/30, ध्यान समझिएगा। ओके, एक बोतल इसका 1/30 भाग भरती है, तो कंप्लीट बोतल को भरने में या कंप्लीट बोतल को भरने में कितनी बोतलें लग जाएंगी इसको? तो 30 बोतलें लग जाएंगी। करेक्ट आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा प्यार से। एक कॉफी का ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, हर बार लगभग हर एग्जाम में दिखता है। किसी चीज की कीमत को R% बढ़ा दिया गया है या R% घटा दिया गया है, बताइए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करे जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट पे कोई फर्क ना पड़े। क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखो, कॉफी के रेट में 10% की वृद्धि हो गई है, आप कितने प्रतिशत की कमी करोगे कि खर्च ना उठाना पड़े? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि R% की वृद्धि की गई है तो बताइए कितने प्रतिशत की आपको कमी करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए बोलता है कि R% की कमी की गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? R/100 + R/100। ये कब लगाएंगे हम लोग? जब कीमतों में वृद्धि हुई है। अगर कीमतों में कमी होती है तो फॉर्मूला हो जाता है R/100 - R/100। अभी जैसे वृद्धि हुई है, आपको क्या रखना है? R की वैल्यू 10% है, सीधा सीधा रख दीजिएगा। 10/100 + 10 करेंगे 110 × 100, या फिर आप बोल दीजिए 100/11। यही होगा हम लोगों का प्रतिशत कमी। आप इसको करोगे तो 11 नंबर 99, 9 सही 1/11%। तो 9 सही 1/11% आपको कमी करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हम लोग ना आई थिंक 5 से 6 बार ये क्वेश्चन करे हुए हैं। इसको एकदम शॉर्ट पे करिएगा, हर एक वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक बंद लकड़ी के बक्से का बाहरी माप 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर है। यदि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी है तो लकड़ी के बक्से की क्षमता बताइए। देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा खतरनाक बनेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज हम लोग फंस सकते हैं। यही बस एक कठिन डायग्राम है क्योंकि खोखला बक्सा बोला है ना, ये चीज ध्यान रखना है। बॉक्स कैसा है आपका? खोखला बॉक्स है। अगर खोखला बॉक्स नहीं समझ में आएगा तो फंसेंगे। नॉर्मली अगर ऐसा बॉक्स होता तो हम लोग क्या बोलते? एक डायमेंशन इसका दे देते 45, ओके, एक हम लोग दे देते 28 और एक डायमेंशन हम लोग दे देते 32। बट इसमें क्या बोल रहा है? लकड़ी की मोटाई है। अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर कोई लकड़ी का बॉक्स है तो अंदर वाला ही आपका आयतन होगा, बाहर वाला काम नहीं आएगा। तो मोटाई कहाँ पे आएगी? ध्यान से समझिएगा। ये 1 सेंटीमीटर इधर से मोटा होगा, सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इधर से मोटा होगा, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इधर से मोटा होगा, 1 सेंटीमीटर इधर से मोटा होगा। तो यदि ये 45 है तो अंदर वाला कितना होगा? इधर से एक कम होगा और इधर से एक कम होगा। तो एक्चुअल डायमेंशन अंदर वाले का कितना हो जाएगा? तो 45 - 2 कितना? 43। वैसे ही इधर भी आप करोगे तो 28 - 2 आपका कितना हो जाएगा? 26। और इधर से भी आपका 32 - 2 होगा, मतलब कितना? 30। तो आयतन की बात करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो आपका हो जाएगा 43 इंटू 26 इंटू 30। इसको गुणा कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही होगा। अब मुझको 0 1 की ऑप्शन पे दिख रहा है तो वो आंसर के साथ हम लोग जा रहे हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। जब भी खोखले की बात होती है ना, खोखला बेलन बोल दो, खोखला आपका कोई भी चीज है, अगर मोटाई दिया है 1 तो आपको ये ध्यान रखना है हर तरफ से एक कम होगा, मतलब दोनों तरफ से कम होगा और हर एक डायमेंशन पे कम होगा। ओके, ये चीज को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, किताब के छपे हुए दाम पर 10% की छूट देता है। छपा हुआ दाम मतलब MRP। ओके, MRP पे एक दुकानदार 10% की छूट देता है, उसके बाद उसको बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। ओके, किताब के क्रय मूल्य और विक्रय छपे हुए मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। आपको क्या चीज ज्ञात करना है? MRP इज टू आपका कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस इज टू MRP ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूं मेरा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए है। ओके, चलिए, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और मुझको 12% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? एकदम लॉजिकली जाएंगे, 112 रुपए हो। ओके, अब क्या बोलता है ये क्वेश्चन पे कि ये 10% की छूट दे रहा है MRP पे,
तो इसी को तो 10% छूट पे मिला है, तो एमआरपी कितना होगा? एमआरपी आपका होगा 112 रुपए का, हम लोग अगर निकालेंगे 90%। ओके, मतलब किस चीज का 90% 112 है वो निकालना है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, 112 इंटू 100/90, ये अगर आप रखोगे ये आपको क्या मिलेगा? एमआरपी मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग रख देते हैं ये एमआरपी की वैल्यू, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रेशियो में रखना है। तो यहाँ पे आपका हो गया 100 रुपए इस टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 112 इंटू 100/90। कैलकुलेशन में 0 से 100 से 100 कट जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, 112 इधर आ, तो कॉस्ट प्राइस इज टू एमआरपी आपका कितना होगा? 90:112। क्या किसी संख्या से कट रहा है? चेक कर लीजिएगा, 2 से कट रहा है मेरे ख्याल से, तो 2 45 90 और 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 45:56 ये होगा हम लोगों का आंसर। ओके, 45:56 ये होगा हम लोगों का परफेक्ट आंसर। तो इतना रखते हैं आज के लिए। ये वाला एक क्वेश्चन और है, बेलन की त्रिज्या को अगर 2 गुना बढ़ाया जाता है तो बताइए ऊंचाई को कैसे बदला जाए कि आयतन पहले जैसा ही रहे। ओके, तो बेलन का हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते त्रिज्या r1 थी, ऊंचाई h1 थी, और त्रिज्या दूसरी हम लोग ले लेते हैं r2 और ऊंचाई h2। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पहले त्रिज्या मान लीजिए आपकी ए थी, एक थी, अब त्रिज्या को क्या किया गया है? 2 गुना किया गया है, मतलब आपकी त्रिज्या कितनी हो गई? 2। ऊंचाई को हम लोग h1 और h2 ही रहने देते हैं। तो पहले का अगर हम लोग आयतन बोलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एच। अब दूसरे का भी बराबर रखना है, तो पाई इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू h2। ओके, ध्यान से देखिएगा, पाई से पाई कट जाएगा, h1 बराबर आपका क्या आता है? 4h2। और आपको बोल क्या रहा है कि ऊंचाई को कैसे बदला जाए, मतलब h2 की वैल्यू आपको बोल रहा है कितनी करनी पड़ेगी। तो आयतन बराबर करने के लिए h2 कितना रखना पड़ेगा हम लोगों को? 1/4h1, मतलब जो ऊंचाई पहले थी उसका आपको 1/4 करना पड़ेगा, 1/4 करेंगे तो आपकी ऊंचाई क्या है, जो आयतन है वो बराबर आएगा। अगर आप त्रिज्या को 2 गुना कर देते हो तो ऊंचाई को 1/4 करेंगे तब आयतन बराबर आएगा। अब आपको आंसर क्या देखना रहेगा कि 1/4 किस में आ रहा है। जैसे इसमें लिख रहा है परसेंटेज में 25%, 50%, नो चेंज इन हाइट, और लास्ट है अपने पास 1/2% ऑफ हाइट। ओके, 1/2% तो बहुत कम हो गया। 25%, जब भी मैं किसी चीज का चौथाई भाग बोलता हूँ 25% की बात करते हैं, तो 25% हाइट करना पड़ेगा। ओके, तब हम लोगों का क्या आएगा? वो परफेक्ट आंसर आएगा। ओके, मतलब आपका वॉल्यूम बराबर होगा। तो कुछ इतने क्वेश्चन पूछे गए थे आपका हॉस्टल वार्डन में, एक या दो क्वेश्चन और है वो थ्योरेटिकली है, और एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आएगा तो बताइएगा। इसके बाद का जो इसके पहले वाला पेपर रहा है 2013 का, उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को मैथ का क्लास डेली चाहिए, चाहे आप हॉस्टल वार्डन की बात करो या छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करो या कोई भी एग्जाम के लिए, उसके हिसाब से हम लोग डेली के 10 क्वेश्चन का सेट या 15 क्वेश्चन का सेट बना सकते हैं यूट्यूब में। और बाकी हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, उस पे अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। फीस बहुत कम है, 100 रुपए के आसपास की फीस पे आपको पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। वहां पे ऑलरेडी पूरे कोर्स पहले से कवर अप है। 26 तारीख से लाइव क्लासेस भी शुरू होंगी, और ऑलरेडी जो पिछले ईयर हम लोगों ने पढ़ाया है वो पूरा का पूरा कवर अप है। तो जैसे आप आज कोर्स ज्वाइन करोगे आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर अप रहेगा, आपको कहीं पे भी इधर उधर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रखते हैं आज के लिए।